Okay. Audit chapter 1. What is the meaning and definition of an auditing? Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal. When such examination is conducted with a view to express an opinion thereon. फिर अपन इस डेफिनेशन को डिवाइड करके देखें। सबसे पहले इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब तीन चीजें होनी चाहिए। योर जजमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द अनदर पर्सन। दूसरा, देयर आर नो प्रिसाइज रूल्स, इसका कोई प्रिसाइज रूल्स नहीं है कि ये मतलब इंडिपेंडेंट और ये मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर, दोनों का वो करते हैं। ये है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ओनली allowed to comment on financial performances. Any entity profit oriented हो नहीं हो, NGOs भी कवर हो जाएंगे। एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपन किसके ऊपर एक्सप्रेस ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या क्या? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, फंड फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स भी उसके अंदर आ जाएगा। एंड अपना ओपिनियन किस फॉर्मेट में रहेगा? ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। should express opinion about on what basis, क्या क्या बेसिस चेक करने चाहिए। अकाउंट्स drawn and entries are made, मैच होने चाहिए, जो अकाउंट्स बने जनरल एंट्री से मैच हो रहे कि नहीं। इंफॉर्मेशन क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस चाहिए, मतलब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंट्री सपोर्टेड बाय प्रॉपर एविडेंस। इसके टाइम में मैंने ऑडिट ट्रेल बताया था। व्हाट डू मीन बाय ऑडिट ट्रेल? डॉक्यूमेंटेशन, तो मतलब ओरिजिन से लेके एंड तक एविडेंस, जर्नल एंट्री, लेक्चर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L तक सब चीजें केस होनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑडिट ट्रेल। नो एंट्रीज आर ओमिटेड और हिडन, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कि तुमने एखादी एसेट परचेस की है नहीं बताई है, या एखादी एसेट सेल की है पर एक्चुअल में नहीं बताई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड जो भी तुम्हारे स्टेटमेंट से ट्रू फेयर पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट? कौन बताएगा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में? एसए 200। व्हाट इज द नेम ऑफ एसए 200? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो दो चीज है। पहला चीज क्या ऑब्टेन करना है अपने को? कौन सा एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल क्या रिप्रेजेंट होना चाहिए? दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। कि वी हैव टू गिव एश्योरेंस। किस टाइप का? रीजनेबल। कौन सा नहीं बोला था मैंने? ट्रू और फॉल्स में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगा, रीजनेबल मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, दैट दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटेड टू, जो भी उसके लोग हैं उनको कम्युनिकेट होना चाहिए। और कहां पे कम्युनिकेट करना, कहां लिखा है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में लिखा है, वहां पे। स्कोप अपना हुआ था क्या? शुरू भी नहीं हुआ? ओके। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या देखा था? ऑर्गेनाइज टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज, फाइनेंशियल सभी एस्पेक्ट कवर करने का देखो। फिर तुम्हारा और स्कोप में क्या आता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्सेस रिलायबल है कि नहीं। रिलायबिलिटी को मैंने कहां से जोड़ा था? दो चीजों से, रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी। रिलायबिलिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वालिटी को। एंड सफिशियंसी क्वांटिटी को। और क्वालिटी किससे कंफर्म होती है? स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल क्या दिया था? दूसरे का आई कार्ड एंड गोदावरी का वो टोकन सिस्टम। ठीक है। एंड टेस्ट अदर फैक्टर्स जो भी बीइंग एन ऑडिटर तुमको अप्रोप्रिएट लगते हैं वो। वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं देखो। एग्जांपल दिया था शेड्यूल टी के अंदर लिखा तो प्रॉपर्टी अगर सिक्योर्ड है तो ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है कि सिक्योर्ड है बोलके। फिर उसके बाद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडरिंग द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, इसके लिए एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन्स का। जब रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको प्रोविजन बनाना बहुत जरूरी है। एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड है कि नहीं वो देखो। इसका एग्जांपल क्या दिया था?
LIFO FIFO weighted एवरेज स्टॉक के केस में. हाँ, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग विच इज फॉल आउटसाइड योर स्कोप. तुम बीइंग एन ऑडिटर, अगर तुम ऑडिट करने को गए और उसने बोला बैंक का इंटरेस्ट रेट कम करा के दो, करेंगे क्या? हाँ करेंगे, बट अलग से चार्ज करना. जिस काम के लिए अपॉइंटेड है वही काम तुमको करना है. कंस्ट्रेंट ऑन स्कोप, अगर तुम्हारे काम के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से तुम अनक्वालिफाइड ओपिनियन देने के लिए इंपेयरमेंट होता है तुम्हारा ऑडिटर्स एबिलिटी, तो फिर तुम मजबूर हो जाते हो कि तुम क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे. तो ये तीनों चारों चीजें देखी कि अपन ने क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर और एडवर्स. तो सबसे पहले तो क्वालिफाइड ओपिनियन कब होगा? एग्जाम्पल क्या दिया था, फिर बाद में उसको कब क्यों वाला पर्टिकुलर पार्ट खराब है बाकी सब अच्छा है. फिर एडवर्स, वो सब्जी पूरा नमक डाल के पूरा खराबा कर दिए. डिस्क्लेमर, वो दाल बाटी मेरी मम्मी बनाई, ठीक है, उनको पता नहीं, पापा को पता नहीं, दोनों खुश, दोनों को पता नहीं कि कैसी बनती है वो चीज, ठीक है. तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. तो बेसिकली क्वालिफाइड ओपिनियन कब होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन दो चीजों में होगा. मटेरियल है, नॉट परवेसिव है, ठीक है. मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है, मटेरियल होना बहुत जरूरी है. मटेरियल मतलब थोड़ा बड़ा होना. नॉट परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या बोला था? कवरिंग ऑल द आइटम्स. पूरे आइटम्स कवर नहीं हो रहे, एक आधा ही आइटम है और वो गलत है, या फिर उसके बारे में SAAE नहीं मिला है. व्हाट डू बाय द वर्ड SAAE? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब कि तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है कि तुम ये प्रूफ कर सके कि ये गलत है. मतलब बेसिकली शॉर्ट में प्रूफ हो या ना हो, छोटा सा आइटम गलत है तो तुमने क्या बोलना चाहिए? क्वालिफाइड. यू हैव द प्रूफ, आइटम इज मटेरियल एंड कवरिंग ऑल द आइटम्स. प्रूफ है, मटेरियल है और सभी आइटम है खराब है, ये समझ चुका है, तो क्या देना चाहिए? एडवर्स. मटेरियल है, सभी आइटम कवर है, पर प्रूफ नहीं है, फिर क्या देंगे तुम? डिस्क्लेमर देंगे. क्वालिफाइड नहीं, डिस्क्लेमर. सभी आइटम को कवर कर रहा है, प्रूफ नहीं है पर सभी आइटम को कवर कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे? डिस्क्लेमर. मुझे पता नहीं है कि अच्छा है या बुरा है. एग्जाम्पल क्या दिया था डिस्क्लेमर का? टेक्निकल. वो बाढ़ आ गई, सब डॉक्यूमेंट चले गए और वो बोल रहे बैलेंस शीट बनाए, साइन करो. साइन करेंगे क्या? साइन तो कर दो, बट रिपोर्ट में क्या लिखो? डिस्क्लेमर. हम साइन कर दे बट वी डोंट नो वेदर इट इज ट्रू एंड श्योर है कि नहीं, पता नहीं. एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट. ऑडिट में कौन से एस्पेक्ट कवर होते हैं? अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल कवर होता है. तुमको वो एक बार प्रोसीजर रिव्यू करके देखने पड़ेंगे, सच में करके देखो कि कहां पे कुछ अटकता है क्या. चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, टोटल्स लेके देखो. ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है कि नहीं, मतलब प्रॉपर अथॉरिटी से बना है कि नहीं, फेक एंट्रीज नहीं है, वो चेक करो. प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपेसिटी और लाइफ बढ़ाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन दोनों का बाइफर्केशन सही होना चाहिए. ओनरशिप एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट. एसेट है तो रियलिटी में दिखनी चाहिए. एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? वो BSNL के टावर से कि नहीं बताओ, मैंने जाके चेक किया, ठीक है, तो एसेट है तो दिखना चाहिए. और एक किसका एग्जाम्पल दिया था? इन्फोसिस. इन्फोसिस केस में बोला था कि भाई लैपटॉप शेयर सब काउंट करने को मेरे को भेजे. फिर कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट विद अंडरलाइन रिकॉर्ड्स. बैलेंस शीट एंड जनरल इंटरेस्ट मैच होने चाहिए. वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज. फोन करके पूछो कि सच में लोन है क्या. P&L का रिजल्ट. FRF फुल फॉर्म एक्चुअली AFRF होना चाहिए. तो AFRF का फुल फॉर्म एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो मतलब AFRF का मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब हाँ, ES, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये जो भी है वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो AFRF है. एंड रिपोर्टिंग द पर्सन ऑब्लिक बॉडी, जिसको रिपोर्ट करना है उसको रिपोर्ट करना. टाइप्स ऑफ ऑडिट. दो टाइप के ऑडिट है. कौन से? ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, जो लॉ बोलता है, और दूसरा वॉलंटरी. तुम्हारी इच्छा नहीं है फिर भी तुम करा रहे हो क्योंकि तुमको गवर्नमेंट का ग्रांट चाहिए या फिर लोन चाहिए.
इसकी वजह से तुम ऑडिट कर रहे हो। एडवांटेजेस, ऑडिट करने की वजह से क्या क्या होता है? मोरल चेक, मोरल चेक, एम्प्लॉइज को डर लगा रहेगा मेरा चोरी किया हुआ पकड़ा जाएगा, वो डर है। सेफ गार्डिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तुम्हारा बेसिकली ट्रस्ट बना रहेगा कि ये बैलेंस शीट पेंडल के ऊपर। टैक्सेस, लोन, परचेस कंसिडरेशन, अमालगमेशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल दिया था। हाँ, यूजफुली सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स, इंश्योरेंस क्लेम का एग्जांपल, जब फायर लगी तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब तुम्हारे ऑडिटेड फाइनेंशियल से लेके जाएंगे। अगर वेस्टेजेस बिजनेस कॉस्टिंग के हिसाब से नॉर्मल लॉस वगैरह चेक करने में काम आएगा। अगर उसके इंटरनल कंट्रोल में कहाँ पे वीकनेस है तो वो पकड़ा जा सकता है। तो ये सब एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे कितना पेमेंट देना चाहिए, मतलब डेथ वाले पार्टनर की फैमिली मेंबर्स को, या फिर एडमिशन को कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस करना है, या हेल्प कितना करेगा। तो ये सब अपन ने कल देखा था। ओके, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। ऑडिटर कौन सा एश्योरेंस नहीं दे सकता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता है। इसके वजह से वो कौन सा एश्योरेंस देता है? रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। अगर तुमको पूछा गया कि व्हाई ऑडिटर कांट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, द रीजंस, फर्स्ट, बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज पर AFRF इन्वॉल्व्स जजमेंट, और जजमेंट कैसे है? सब्जेक्टिव है, इसकी वजह से नहीं दे सकता। सेकेंड क्या है? क्योंकि सामने वाले ने तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, तो तुम बोल सकते हो क्या? नहीं। एग्जांपल के तौर पे मैंने गोल्ड किया था, मैंने ATM से विड्रॉ करके गोल्ड करूं, तो असेट्स में बताया है नहीं, तो सब को समझेगा भी नहीं। ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के पावर्स अलग रहते, सर्च के पावर्स अलग रहते, और तुम्हारे ऑडिटिंग के पावर्स अलग रहते। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट? इन्वेस्टिगेशन क्राइम होने के बाद प्रिसाइज माइंडसेट से होता है कि क्राइम होने के बाद होता है, और बाय डिफॉल्ट माइंडसेट है कि यहां पे कुछ तो प्रॉब्लम है। ऑडिट के टाइम पे ऐसा प्री माइंडसेट है क्या? नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन के पावर्स अलग है, ऑडिटिंग के पावर्स अलग है। नेक्स्ट, फ्रॉड अगर रहा विच इज सोफिस्टिकेटेड एंड डिजाइन टू कंसील इट, तो ऑडिटर इस चीज में ढूंढ नहीं सकता क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट नहीं है। इसके वजह से अपन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। थर्ड क्या है? टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग। ऑडिटर के इतना टाइम है क्या? इतना टाइम नहीं है। इसके वजह से टाइम कम है, इसके वजह से अपन क्या करते हैं? सैम्पलिंग बेसिस पे चेकिंग करेंगे। एग्जांपल दिया था डीमार्ट के केस में, कितने बिल है? 7.5 लाख, और तुम कितने चेक कर रहे? 500। और इतने कम करेंगे तो एश्योरेंस दे ही नहीं सकते। एंड अदर मैटर लाइक fraud, related party transactions, winding up of company that is going concern, they are non-compliance with the law. ऐसी सिचुएशन के जैसे अपन ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद द अदर डिसिप्लिन्स, हर एक सब्जेक्ट के साथ ऑडिटिंग, मतलब इतने सब्जेक्ट का नॉलेज रहा तो ही तुम ऑडिट कर सकते हो। जैसे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, इसका एग्जांपल दिया था प्रोविजन फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जब तक पता ही नहीं तुम एंट्री कैसे चेक करेंगे, तो अकाउंटिंग का नॉलेज होना, साउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स का ही तो एंड रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको तुम ऑडिट कर। सेकेंडरी, ऑडिटिंग एंड लॉ, तुमको जितने भी लॉज है, ICA, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनकम टैक्स, GST, सब पता होना चाहिए। अदरवाइज जैसे कि एग्जांपल एडवांस टैक्स पता ही नहीं है तो तुम उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करेंगे, या ऑडिटिंग कैसे करेंगे? ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, प्राइस, प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, माइक्रो मैक्रो बिजनेस इफेक्ट, सब पता होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल दिया था कि कौन से टाइम पीरियड में बिजनेस का डिमांड होता है, नहीं होता है, उसके हिसाब से तुम CC लिमिट का यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हो। ऑडिट एंड बिहेवियरल साइंस, क्योंकि तुमको इंफॉर्मेशन निकालनी है लोगों से, तो तुमको आदमी से बातें करते आना चाहिए, उनसे इंफॉर्मेशन निकालते आना चाहिए, तो डील विद द पीपल, ये ऑडिटर का मेन काम है। ऑडिट एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसमें बोला था तुमको इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रपोलेशन, कि तुम अगर 7.5 लाख में से 500 बिल चेक करते हो, 500 बिल में तुमको 1 लाख का फ्रॉड मिलता है, तो 7.5 लाख में 15 करोड़ का फ्रॉड हो जाएगा। तो बेसिकली इस चीज को एक्स्ट्रापोलेशन बोला जाता है। तो ये ऑडिटिंग में बहुत काम आता है, सैम्पलिंग में, तो तुमको सैम्पलिंग भी बहुत जरूरी है। ऑडिट एंड डेटा प्रोसेसिंग, तुमको प्रोग्रामिंग वगैरह सब समझ में आना चाहिए, क्योंकि आजकल पूरा सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, तो तुमको डेटा प्रोसेसिंग आना चाहिए, लॉग्स चेक करते आना चाहिए,
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस देते आना चाहिए, ये सब चीजें कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। इसके लिए एग्जांपल दिया था एसएपी, सैप। सैप में बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुमको इम्प्लीमेंटेशन या डिबगिंग के लिए रखा जाता है। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितने भी एफएम के टॉपिक्स है सबके सब तुमको इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक तुमको एनालिसिस नहीं समझेगा बिजनेस के ऊपर तुम कमेंट्स नहीं कर सकते हो। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, ये सब तुम्हारा कॉस्टिंग के रिलेटेड। तो ये सब चीजें अपन ने कल देख लिए थे, राइट? ओके, तो वी आर सीइंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले इंटरनेशनली आईएफएसी एस्टैब्लिश हुआ 1977 के अंदर। ये अकाउंटिंग का मेन काम करता था। इन्होंने एक बॉडी बनाई, उस बॉडी का नाम क्या है? IAASB। ये कब हुआ? सेम 1977 में। इसका काम क्या था? ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाना। तो आईएफबी के क्यों मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाना पड़ा? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक्सेप्टेड स्टेक होल्डर तो सबका कॉमन रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो एश्योरेंस दे सके फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज का, तो उसका एक स्टैंडर्डली फॉलो सिस्टम होगा। अदर रिलेटेड सर्विसेज क्वालिटी मेंटेन रह सकता है। एंड प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब मैंने बोला था कि अब जैसे जैसा टाइम पीरियड चेंज होते रहेगा उसमें जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वो चीजें बोलते रहेंगे। रोल ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, तो जैसा इंटरनेशनली आईएफएसी ने IAASB सेटअप किया, वैसा ICAI ने क्या सेटअप किया था? APC सेटअप किया था। कब किया था? 1987 में। तो APC ने जो स्टैंडर्ड बनाए, APC ने जो स्टैंडर्ड बनाए उसका नाम क्या था? SAP, ये नाम था। फिर जो APC बोर्ड है, APC बोर्ड का नाम चेंज हो गया। क्या नाम चेंज हुआ? AASB, एश्योरेंस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। और फिर उन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाए थे SAP, उसका नाम चेंज होके क्या हो गया? AAS हो गया था, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। फिर इसके बाद AS का वापस से नाम चेंज हुआ और उसका नाम चेंज होके क्या बना? SA, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बना। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है बहुत सारे हैं, उसको कुछ नंबर में डिवाइड किया गया है। जैसे SQC1, SQC क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये किसको एप्लीकेबल रहेंगे? CA फर्म्स को एप्लीकेबल रहेंगे। कहां से कहां तक रहेंगे? 1 से लेके 99 तक। और फिर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, इसका नाम रहेगा SRE, और ये नंबर कहां से कहां तक रहेंगे? 2000 से लेके 2699 तक रहेंगे। इसका मेन काम क्या रहेगा? एक CA ने काम किया, दूसरा CA उसको रिव्यू कर रहा है। SAE, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये कहां से कहां तक रहेंगे? 3000 से लेके 3699 तक रहेंगे। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जब भी अपन एक सर्टिफिकेट वगैरह इशू करते हैं जिसमें अपन से गारंटी देता है कि ये टैक्सेस ये रहेंगे या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ये हो चुका है या सब्सिडी गवर्नमेंट के लिए, तब तुमने क्या क्वालिटी मेंटेन करना, वो। SRS, स्टैंडर्ड्स रिलेटेड सर्विसेज, अकाउंटिंग ऑडिटिंग के साथ साथ तुम और भी सर्विसेज देते हो, तब तुमने क्या करना, तो उसके लिए SRS रहेंगे। और जो स्टैंडर्ड्स है वो डिवाइड हुए हैं मेनली 8 to 9 पार्ट्स में। फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी मैटर्स, जितने भी इंट्रोडक्शन के मैटर रहेंगे वो 100 से लेके 199 तक रहेंगे। जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने वाले 200 से लेके 299 तक रहेंगे। रिस्क को किस तरीके से मतलब हैंडल करना चाहिए और रिस्क मिलने के बाद उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, इसके रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है ऐसे 300 से लेके 499 तक। एविडेंसेस के बारे में, एविडेंस कैसे गैदर करना, एविडेंस को किससे स्टोर करना, एविडेंस के बेसिस से ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, टाइप्स ऑफ एविडेंस कितने हैं, मेथड्स कितने, ये सब 500 से लेके 599 तक। दूसरे ऑडिटर का जॉब कैसे यूज करना, 600 से 699 तक। अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाना, 700 से लेके 799 तक। एंड इसके अलावा भी कुछ स्पेशल मैटर रहा तो 800 से लेके 899 तक रहेंगे। कंपल्सरी है क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फॉलो करना एसएस को? कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या पढ़ रहे? कंपल्सरी है। अपन आईसीए के मेंबर से 101% फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करते तो क्या होता? मैं बोला था ना तुम्हारा पूरा मेंबरशिप हटा देते। मजाक कर रहे यार तुम। और अगर तुम स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, डिपार्चर करते, तो क्या करना चाहिए? कुछ रीजंस देने चाहिए कि भाई तुमने क्यों फॉलो नहीं किया। हाँ, तो इंस्टीट्यूट दो चीजें देती रहती है, स्टेटमेंट एंड गाइडेंस। कौन से कंपलसरी है? स्टेटमेंट। एंड कौन सा रिकमेंडरी है? गाइडेंसेस।
ठीक है। फिर ऑडिटर के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, बहुत सारे, ये जनरल जैसे का ऐसा तुमको याद रखना पड़ेगा, टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब चीजें होनी चाहिए। बेसिकली कि तुम रिप्रेजेंटिंग करते हो किसी ना किसी चीज को, तो बेसिकली तुम्हारा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास ये सब चीजें चाहिए। लॉ का नॉलेज होना चाहिए, इंटर के जितने सब्जेक्ट है सबका नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो ये सब तुमको चीजें नॉलेज होनी चाहिए, तो तुम गुड ऑडिटर बन सकते हो। फिर एलिमेंट्स एंड सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो अगर पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट मिलता है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिट के टाइम पे क्वालिटी मेंटेन हो। एंगेजिंग पार्टनर जो साइन करता है उसको नाम क्या बोलते हैं, एंगेजिंग पार्टनर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए, फर्म का क्वालिटी कंट्रोल फॉलो हुआ। रिपोर्ट वो मन से करेगा या सबकी सुन के करेगा, मन से करेगा क्योंकि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसकी है, तो जो भी डिसाइडेड स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी तुमको रेस करना है विदाउट फियर करना है, एंड क्वालिटी मैटर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस रखना है, तुमको आईसीए की कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करना है, SQC1 को फॉलो करना है, ऐसे 220 ने जो जो बोला है, ये चार चीजें तुमको फॉलो करनी है कोई भी ऑडिट करते समय। क्या, इंडिपेंडेंस, आईसीए के कोड ऑफ कॉन्डक्ट, SQC1 एंड SA 220, ये चार चीजें तुमको फॉलो करनी है। ओके, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब इट implies that the judgment of a person is subordinate to wishes and direction of another person. तुम्हारा ओपिनियन इन्फ्लुएंस होने का चांसेस होता है। द ऑडिटर्स ओपिनियन हेल्प्स टू डिटरमाइन ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड इट डजंट गिव द एश्योरेंस ऑफ फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए आ सकता है, ऐसा बोला था। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में स्टेट ऑफ माइंड ऐसा जो परमिट द प्रोविजन ऑफ ओपिनियन विदाउट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, तुमको ओपिनियन चेंज नहीं होंगे किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से। और तीन चीजें तुम्हारी होनी चाहिए, कौन सी तीन चीजें, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब लोगों को देख के प्राइमा फेसी ने समझना चाहिए कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बेस्ट फ्रेंड का जैसा मैंने बोला था, तो ऐसी चीजें तुम ट्राई करो कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस, ऐसे ये चीजें रहने से इंडिपेंडेंस नहीं है, ये प्रूफ होता है। कौन सी चीजें, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब कि तुमको यहां से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है, बैंक ऑडिट करने का वो लोन देने वाले हैं, क्लाइंट की फीस इतनी ज्यादा है कि तुम इनडायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, 90% ऑफ द फीस तुम्हारी वही देता है। बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे हो गए, या वो आगे जाके तुमको जॉब ऑफर देने वाला है, तो सेल्फ इंटरेस्टेड मतलब तुम सीए के ऊपर खुद का बेनिफिट ज्यादा ऊपर रख रहे हो, दैट इज पॉसिबल। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स मतलब तुम खुद ही काम कर रहे हो और खुद का काम खुद ही चेक कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला था आंसर शीट तुम लिखेंगे और तुम्हारे खुद ही तुम चेक करेंगे, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स बन सकते हो, तो दैट इज नॉट अलाउड, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नहीं कर सकते हो तुम। एडवोकेसी थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स मतलब किसी को तो सपोर्ट करना, तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, तो तुम क्लाइंट्स के ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हो कुछ रिलेशनशिप की वजह से, दैट इज नॉट। फैमिली नेगेटिव थ्रेट्स, तुम्हारे इतने सालों से वो तुम्हारा क्लाइंट है कि एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक, सो तुम उसके अगेंस्ट कुछ एक्शंस नहीं लेंगे, या तुम्हारे क्लाइंट की तरफ से तुमको सिग्निफिकेंट अमाउंट की गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटलिटी रिसीव हो रही है, so in that case you won't change your opinions. And intimidation threats, intimidation threats मतलब तुमको धमकाए, threat of replacement or reduce your work or your fees, अगर ऐसी चीजें वो धमकी दे रहा है क्लाइंट, तुम ओपिनियन चेंज करे तो मैं तुम्हारी फीस कम कर देता, नहीं तो दूसरा सी अपॉइंट कर लेता, ऐसी चीजें दे रहा है, तो ये 5 इंडिकेटर्स है जो तुम्हारे इंडिपेंडेंस को खतरे में डाल सकते हो। सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द सेफगार्ड्स, तुम्हें क्या करना चाहिए, पब्लिक को हमेशा कॉन्फिडेंस देने जैसी चीजें करोगे, हमेशा पब्लिक को लगना चाहिए कि तुम इंडिपेंडेंट ही है, एंड ये 3 चीजों को कभी छोड़ना नहीं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बिफोर टेकिंग एनी वर्क, या जब काम ले लिया एक्सेप्ट करो, कंटिन्यूअसली इसको चेक करते रहो कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, इंडिपेंडेंस तो मेंटेन हो रहा है ना, ये चेक करते रहना चाहिए। फोर्थ, इफ थ्रेट एग्जिस्ट देन
ट्राई टू प्लेस सेफ गार्ड कि वो थ्रेट कंटिन्यू ना हो या फिर वो थ्रेट बढ़ ना जाए, इसके लिए तुमको सेफ गार्ड्स लगाने पड़ेंगे. एंड इफ यू आर अनेबल टू विद द सेफ गार्ड्स देन यू शुड नॉट एक्सेप्ट द वर्क. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या बोला था? इट मीन्स दैट एटीट्यूड इंक्लूड्स questioning mind and being alert on condition that may indicate possibility of misstatement due to error or fraud or critical assessment of audit evidences. ये सब चीजें. तो कौन सी चीजों में तुमको अलर्ट होना है? 4 चीजों पे तुमको क्वेश्चनिंग माइंड अलर्ट करना है. फर्स्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस. ऑडिट एविडेंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. दूसरा, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन क्वेश्चन. तुमको वो एविडेंस जो दे रहे हो उसके ऊपर रिलायबिलिटी नहीं है. एग्जांपल राधे गोविंद के 2 सेटअप बिलिंग का बोला था. कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड. तो तुमको ऐसा लग रहा है कि ये कंडीशंस पे फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस है. बैंक का एग्जांपल दिया था कैश का. नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू रिक्वायर्ड बाय द एसएस. एसएस ने जितना बोला सब फॉलो कर लिए, फिर भी तुमको नीड फील हो रहा है. ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म विल रिड्यूस. क्या क्या उसकी वजह से कम हो जाएगा? Overlooking, overgeneralizing and using appropriate assumptions to decide NTE. तो ये सब चीजें तुम्हारी कम हो सकती है अगर तुम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखेंगे. तो why professional skepticism is necessary? It will decide sufficiency and appropriateness. Sufficiency will represent quantity and appropriateness will represent quality. It will decide whether the fraud risk factor exists. ससेप्टेबिलिटी टू फ्रॉड मतलब प्रोन टू फ्रॉड होने के चांसेस है क्या, वो देखना. बीइंग एन ऑडिटर तुम रिकॉर्ड्स को जेन्युइनली ही एक्सेप्ट करेंगे अनलेस अदरवाइज कुछ डाउट ना आए. बाय डिफॉल्ट वो अच्छा है. इन्वेस्टिगेशन में बाय डिफॉल्ट सब गलत है. अगर वो प्रूफ करा अच्छा है तो अच्छा है. ऑडिट के टाइम पे बाय डिफॉल्ट सब अच्छा है. कुछ गलत मिला तो डाउट रेज होगा. एंड ऑडिटर पास्ट जो ओनर्स है उनकी ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी को डाउट में नहीं ला सकता, तो उनका वो चीज कहां ना कहां पे तो कंसिडरेशन में उसको रखना पड़ेगा. ठीक है. ओके. कंटेंट टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप विद ऑडिट एंगेजमेंट. तो एसक्यूसी 1 के हिसाब से फर्म हैज टू इन्फॉर्म. कोई भी जॉब हाथ में लेने के पहले या काम हाथ में लेने के पहले, ऑडिट हाथ में लेने के पहले तुमने क्या चेक करना चाहिए? इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स एंड की मैनेजमेंट एंड TCWG. तो वो इंटीग्रिटी है कि नहीं. अगर वो सामने वाला अच्छा इंसान है तो ही उसको ऑडिट एक्सेप्ट करो, अदरवाइज एक्सेप्ट मत करो. व्हाट इज TCWG? दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस मतलब हाँ वर्किंग पार्टनर. भले ही इज नॉट द ओनर बट ऑल मैनेजमेंट डिसीजन उनके हाथ में है. दूसरी चीज चेक करो कि जो तुमको काम मिल रहा है उसके लिए अपने पास जो टीम है वो कॉम्पिटेंट है क्या, मतलब वो काम कर सकती है क्या. रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ तुम फॉलो कर सकते हो क्या, वो देखो. रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट में 4 चीजें आती है. कौन सी 4 चीजें? इंडिपेंडेंस, SQC 1, SA 220, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ICAI. ये 4 चीज एथिकल रिक्वायरमेंट में आती है. तो ये 4 चीजें तुमको फॉलो करनी है. सिग्निफिकेंट मैटर दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट एंड प्रीवियस. तो पिछले साल का जो इम्पैक्ट है वो इस साल क्या होगा, इसका एक एग्जांपल दिया था. अगर तुमने पिछले साल डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दिया है तो इस साल भी तुमको डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा. तो ये सब चीजें चेक करो और फिर ही ऑडिट तुम एक्सेप्ट करना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टली किसी को भी अपॉइंट मत करना. देयर इज अ पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए. सफिशिएंट कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस चेक करना चाहिए. तो कैसा चेकिंग होता है? तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट अपॉइंट करो, फिर उनको परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, बराबर कर रहे कि नहीं, कैपेबिलिटीज है क्या, कॉम्पिटेंस मतलब कितना नॉलेज है क्या उनके पास, करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, कॉम्पेंसेशन. तो ये सब चीजें चेक करना, फिर ही जॉब पे लेना चाहिए. एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम कर रहे हैं क्या नहीं, ये सब चेक करना. उनका क्वालिटी इंस्पेक्शन होना चाहिए, इसके लिए मैनुअल बनाओ, उस हिसाब से क्रॉस चेक करते रहो. एंगेजमेंट टीम को ब्रीफिंग दो काम पे जाने के पहले. इसका एक एग्जांपल दिया था मैंने, BKD, बिजनेस नॉलेज डॉक्यूमेंट. एक आधे क्लाइंट को ऑडिट करने के पहले तुम देखो कि तुमको उसके बारे में सब कुछ पता है कि नहीं. उनको कंप्लाइंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज एक्ट, ये सब चीजें उनको बताओ. सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है.
जैसे कि मैंने बोला कि 6 बजे अगर तुम जा रहे हो तो बोल के जाओ कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। फिर डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। सीए को डॉक्यूमेंट क्यों करना पड़ता है? क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए एंड पूरा रिव्यू के टाइम पे काम आएगा। कैसे प्रूफ करेंगे कि तुमने अच्छे से काम किया है? डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। एंड जितने भी पॉलिसीज है अप टू डेट रहो, क्योंकि कंपनीज एक्ट चेंज होते रहता है, इनकम टैक्स चेंज होते रहता है, जीएसटी चेंज होते रहता है, तो ये सिचुएशन चेंज होते रहती है, तो तुम्हारे जो भी है वो चीजें अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग, जो भी काम कर रहे हैं कि चेक करो कि पॉलिसीज प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है। तो इवैल्यूएशन ऑफ अडरस टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी चीजें लॉफुली करनी है, दैट इज एसए के हिसाब से या कंपनीज एक्ट के हिसाब से या जीएसटी के हिसाब से, वो चीजें हो रही है कि नहीं। और सिस्टम को अप्रोप्रिएटली डिजाइन किया है, वो ऑपरेट भी होना चाहिए। सिग्नल लगाना भी जरूरी है और सिग्नल को फॉलो करना भी जरूरी है। तो वो सब चीजें चेक करो। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले तुमको एज पर एसए 210, व्हाट इज एसए 210? मैंने बोला था ये नंबर एंड नाम दोनों तुमको याद रखना है। एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो दो चीजें मैनेजमेंट से एक्सेप्ट करा के लो। एक तो मैनेजमेंट को बैलेंस शीट पीएनएल जो एज पर एएफआरएफ है वो करवा के लिए नहीं है। किसका काम है वो? मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट का काम है कि बैलेंस शीट बनाना। और क्या काम है मैनेजमेंट का? इंटरनल कंट्रोल। एंड थर्ड चीज क्या है? पावर देना। कौन से पावर देना चाहिए ऑडिटर को? एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय सीए एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन। 3 पावर्स तुमको देने चाहिए। अगर ये 3 पावर तुम हमको देंगे तभी हम तुम्हारा ऑडिट करेंगे। एंड तीसरी चीज, उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारे एक्सेप्टेबल एफआरएफ के हिसाब से तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बनाओ, इंटरनल कंट्रोल तुम रखो, हमको पावर्स दो, और तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफआरएफ के हिसाब से होनी चाहिए। ये उनका काम। एग्रीमेंट्स और ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। अभी बेसिकली एग्रीमेंट जब करेंगे तुम एंगेजमेंट टर्म्स, तो ये उसमें क्या क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बेसिकली ऑडिट में क्या चाहते हो वो लिखा के लो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझाओ। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा भी अपन ने बोला, इंटरनल कंट्रोल मेंटेन रखना तुम्हारा काम है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करना तुम्हारा काम है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, कि तुम्हारे कितने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तुमको एप्लीकेबल है। एएस, कंपनीज एक्ट, पीएफ एक्ट, एम्प्लॉइज एक्ट, जो भी है उतने एक्ट उनको निकाल के दो। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड, उनको बताओ कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखने वाला है, इससे ज्यादा मुझे एक्सपेक्ट मत करो। ये रिटर्न एग्रीमेंट लिखा के लो। अगर लॉ स्पेसिफिकली अच्छे से डिफाइन करता है तो तुमको एंगेजमेंट डेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रिकरिंग ऑडिट, रिकरिंग ऑडिट करना हर टाइम पे एग्रीमेंट करने की जरूरत है कि हर टाइम नहीं, कब कब करना पड़ता है? हाँ, तो सबसे पहले तो रिवाइज द स्पेशल टर्म्स, सॉरी, एंटिटी मिसअंडरस्टूड द ऑब्जेक्ट। ऑडिट का मतलब ही कुछ अलग समझे हो, तब वापस एग्रीमेंट कराओ। दूसरा, रिवाइज और स्पेशल टर्म्स, कुछ चेंजेस आ गए। चौथा, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट। एग्जाम्पल क्या दिया था इसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो जाना, जी एंटरटेनमेंट का एग्जाम्पल दिया था। सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, शेयर होल्डर भी चेंज हो गया। एग्जाम्पल क्या दिया था? फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट ने खरीद लिया तो चेंज इन ओनरशिप हो गया। सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस एंटिटी, इसका एग्जाम्पल क्या दिया था? नील कमल, चेयर, प्लास्टिक चेयर से वो फर्नीचर्स में आ गए उस केस में। चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लॉ ही चेंज हो गया। कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, अभी 2004 आ गया। चेंज इन एफआरएफ अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गए, या फिर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो चेंज हो गया। चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स या बाकी कुछ चेंजेस हुआ। इतने सारे चेंजेस रहे तब क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट। हाँ, तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, एग्रीमेंट की जगह क्या वर्ड यूज करना अपने को?
ऑडिट एंगेजमेंट लेटर करना पड़ेगा रिकरिंग ऑडिट के केस में, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ओके, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट मिलने के पहले तुमको कोई लिमिटेशन लगाते तो क्या करना चाहिए? पहले चेक करो whether that limitation results into disclaiming an opinion, whether that limitation has the power to change your opinion, then you should not accept the audit unless required by any law. इसका मतलब अगर एंगेजमेंट मिलने के पहले लिमिटेशन लगा रहे हो, इसके वजह से तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो रहा है, तुम जॉब हाथ में ही मत लो। अगर लॉ नहीं, मतलब लॉ बोलता है तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज छोड़ दो। एक्सेप्टिंग ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट, मतलब एंगेजमेंट ले लिए और फिर उसके बाद कुछ चेंजेस लेके आए, क्यों? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, उनके अंदर ऑडिट के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस थे या फिर रिस्ट्रिक्शंस लाए गए। फिर उसके बाद यू शुड आस्क फॉर द रीजंस, इफ द रीजंस आर जस्टिफाइबल, प्लस you can give a still audit report which is compliant with the SS, then issue appropriate audit report, no problem. You don't have to refer original engagement. जो भी चेंजेस आए आने के बाद भी, मतलब रीजंस उन्होंने जस्टिफाइबल दिए, ओके नो प्रॉब्लम। कोल्ड स्टोरेज वाला एग्जांपल दिया था, हाइपोथर्मिया, तो ठीक है, उन्होंने अप्रोप्रिएट डिस्ट्रैक्शन दिया है क्या? यस। ऑडिट हो पा रहा है? यस। रिपोर्ट दे पा रहे? दे दो। ओरिजिनली कैसा करते थे ये बोलने की जरूरत नहीं है। इफ लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर क्या करना? यू आर अलाउड टू विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, प्लस यू शुड चेक क्या विद एनी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट, किसको? ओनर, पीसीडब्ल्यूजी या गवर्नमेंट, इन तीनों में से किसको रिपोर्ट करना है तो कर दो। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।